चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीड चैप्टर 1 पार्ट 8। इन एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed coat, cotyledon and embryo axis. Cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to storage of food reserves. हमने पढ़ा था कि जो कोटिलीडन होते हैं उनके अंदर फूड रिजर्व होता है जो कि सीड को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक डाइकोट सीड है. इसमें दो कोटिलीडन आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड है और यहाँ पर आपको एक पोर दिखाई दे रहा है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं. और ये वही पोर है जिस पोर से वाटर या गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये फर्दर ग्रो करता है. इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं ये कोटिलीडन है. कोटिलीडन से हमने पढ़ा था कि कोटिलीडन से जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं और कोटिलीडन से जो ऊपर का हिस्सा है उसे एपिकोटाइल कहते हैं. तो ये रीजन हमारा एपिकोटाइल है. शूट एपिकल मेरिस्टेम आप देख रहे हैं एपिकोटाइल के अंदर और नीचे की साइड हम क्या देख रहे हैं रूट टिप देख रहे हैं. ये हमारा मोनोकोट सीड है. मोनोकोट सीड के अंदर हमने पढ़ा था कि एक ही कोटिलीडन होता है जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं और ऊपर की साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है एंडोस्पर्म है और इस सीड की जो आउटर लेयर है उसे हम क्या कहते हैं पेरिकार्प कहते हैं. यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो सीड कोट है सीड कोट के अंदर एक कोटिलीडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है. तो इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो ये है और एम्ब्रियोनल एक्सिस में नीचे की तरफ जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल के अंदर क्या होता है रेडिकल और रेडिकल को कौन कवर करता है कोलियोराइजा. इसी तरह जो एपिकोटाइल जो रीजन है उसमें जो हमारा प्लूम्यूल है जो कि शूट में ग्रो करता है उस प्लूम्यूल रीजन को कौन कवर करता है कोलियोप्टाइल कवर करता है. यहाँ पर ये जो रीजन है हमारा ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर क्या होगा हमारा कोटिलीडन होगा जिसे हम क्या कहेंगे स्कूटेलम कहेंगे. मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब सेम है यानी जिनके अंदर एंडोस्पर्म ना हो उसे हम कहेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस. तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म. इनके अंदर कोई भी जो एंडोस्पर्म होगा वो नहीं बचेगा, वो सारा का सारा कंज्यूम हो चुका होगा ड्यूरिंग दी एम्ब्रियो डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल पी एंड ग्राउंडनट. दूसरी तरह के सीड होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है विच रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एग्जाम्पल wheat, maize, barley, castor. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus, which is very important, remnants of nucellus are also persistent. हमने पढ़ा था nucellus क्या है. nucellus ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होते हैं या डेवलप होते हैं मॉडिफाई होते हैं. These residual persistent nucellus is the पेरिस्पर्म. तो हमें इसमें दो चीज़ों को याद रखना है, एक तो एंडोस्पर्म और दूसरा पेरिस्पर्म. एंडोस्पर्म सिंपल जो हमारा एंडोस्पर्म होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो एंडोस्पर्म होगा और न्यूसीलस ओव्यूल के अंदर वो पार्ट जो कि बाद में एम्ब्रियो सैक में मॉडिफाई होता है उसके कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रियो सैक बनाते हैं उन्हें हम न्यूसीलस कहते हैं. कुछ सीड्स के अंदर न्यूसीलस के भी जो रेमनेंट्स हैं पार्ट हैं वो बचे हुए होते हैं और इन पार्ट्स को हम सीड के अंदर पेरिस्पर्म कहते हैं. तो पेरिस्पर्म इज़ द पार्ट ऑफ न्यूसीलस एंड एंडोस्पर्म दैट इज़ फूड रिजर्व. इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स. इंटेग्यूमेंट्स हमने देखे थे, ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट. ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये बाद में सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि सीड को प्रोटेक्शन देते हैं. द माइक्रोपाइल ये रीजन आप देख रहे हैं ये एक पोर
यहाँ पर बन जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और ये वही पोर बन जाता है लास्ट में जहाँ से वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है सीड को ग्रो करने में। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के दौरान जो माइक्रोपाइल है, वो जो पोर है, वहाँ से वाटर और गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। हाइलम वो पार्ट है जहाँ से जो हमारा फनिकल है वो ओव्यूल के साथ अटैच होता है। ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल हो गया पूरा, और ये फनिकल हो गया। फनिकल और ओव्यूल के बीच का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच का, इसे हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है उसका वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता चला जाता है। एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। तो उसके अंदर जो परसेंटेज है वाटर की, वो केवल 10 to 15% होता है मॉइस्चर बाय मास। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन। अब इसमें एम्ब्रियो बन चुका है, लेकिन उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, जैसे ये चीज़ें मिलती हैं सीड को, तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। जब तक वो बिल्कुल लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, यानी एम्ब्रियो के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? डोरमेंसी कहेंगे। और ये फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल सच दैट एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, ओव्यूल हम जानते हैं सीड में कन्वर्ट होते हैं। जो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स एंड ओवेरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि ओवेरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा, तो ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना और ओवेरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो ओवेरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। तो एक डायग्राम से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक मैंगो फ्रूट है। इस मैंगो फ्रूट में जो सबसे आउटर लेयर है वो है एपिकार्प। बीच की जो फ्लैशी पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो मीजोकार्प। उसके नीचे एंडोकार्प, जो कि सीड होता है, उसकी जो गुठली होती है, उसके ऊपर जो हार्ड पार्ट है वो है एंडोकार्प। इन तीनों लेयर्स को हम एक साथ पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प के अंदर एपिकार्प हो गया, मीजोकार्प हो गया और एंडोकार्प हो गया। इसके नीचे हमारा हो गया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो हो गया, ये वाला रीजन। एम्ब्रियो के अंदर क्या है हमारा? ये एंडोस्पर्म है, जो कि रिजर्व फूड है। और उसके आउटर जो लेयर है ये क्या हो गई? इसकी सीड कोट हो गया। ये सीड का सीड कोट हो गया। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो हो गया, और एम्ब्रियो के अंदर क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया, जो कि रिजर्व फूड है। तो ये सारे के सारे हमारे सीड के पार्ट हैं। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज इन गवावा। बहुत सारे जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसमें काफ़ी फ्लैशी पार्ट होता है, जैसे कि ऑरेंज है, गवावा है, मैंगो है। और मे बी ड्राई, ये ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज़म्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं उनमें सीड के डिस्पर्जल के लिए बहुत सारे जो मैकेनिज़्म हैं वे भी डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि कुछ हम फ्रूट्स हैं उन खाते हैं, और खाते हुए हम उनके जो बीज हैं वो फेंक देते हैं। तो इस तरह जो सीड है उनका जो डिस्पर्सल है वो भी होता रहता है। तो इस तरह बहुत सारे जो मैकेनिज़म्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जिससे कि सीड का जो डिस्पर्सल है वो ईजी हो जाता है। इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। एक्चुअल में जो ओवेरी है केवल वो ही एडिबल पार्ट में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ के अंदर जो थैलेमस पार्ट है फ्लावर का वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट में। इस तरह के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फॉल्स फ्रूट क्या होंगे? जिनमें ओवेरी के अलावा जो फ्लावर के पार्ट हैं वे भी कंट्रीब्यूट करें फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे।
इस डायग्राम के अंदर आप इजीली दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। ये हमारा ग्रेप है और ग्रेप के अंदर जो ओवेरी है उसने ये फ्रूट पार्ट बनाया है, जो हम एडिबल पार्ट है वो बनाया है ओवेरी ने। और उसके अंदर बीच में क्या है, सीड्स हैं जो कि ओव्यूल से डेवलप हुए हैं। साथ में हमें एप्पल दिखाई दे रहा है। एप्पल में जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअल में फ्लावर का थैलेमस पार्ट है, जो कि हम एडिबल पार्ट खाते हैं एप्पल का। बीच में यहाँ पर ये ओवेरी है और ओवेरी के अंदर सीड्स हैं। तो इसमें जो ओवेरी है उसने एडिबल पार्ट को नहीं बनाया, इसलिए इस तरह के फ्रूट्स को हम फोर्स फ्रूट कहते हैं। और यहीं ग्रेप्स के अंदर अगर हम देखें तो जो ओवेरी है उसने एडिबल पार्ट जो बनाया है फ्रूट का, इसलिए ये ट्रू फ्रूट है। ये जो डायग्राम है एप्पल का, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें साफ साफ आपको दिखाया गया है कि जो एडिबल पार्ट है जो हम एप्पल का खाते हैं वो थैलेमस से बना है, सीड उसके अंदर है। और दूसरे डायग्राम में इसका टीएस आपको दिख रहा है। टीएस के अंदर जो सबसे अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, इसका एंडोकार्प है। बीच में मीज़ोकार्प है। और जो इसकी आउटर लेयर है ये जो आउटर लेयर है सीड्स की, इसके सीड के ऊपर जो आउटर लेयर है ये क्या है, इसका एपिकार्प है। और ये जो रीजन है एडिबल, ये थैलेमस है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवेरी। तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो केवल ओवेरी से डेवलप होते हैं। जैसे अभी हमने ग्रेप का एग्जांपल देखा, मैंगो का एग्जांपल देखा। एंड आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ज़्यादातर सभी स्पीसीज़ के अंदर जो फ्रूट्स हैं वो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। देयर आर अ फ्यू स्पीसीज़ इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इज़ वन सच एग्जाम्पल। बनाना के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। इन प्लांट्स के अंदर क्या है, कुछ जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं सच दैट ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स, ये जो हार्मोन्स हैं जब ये बनते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो जो ओवेरी है वो स्टिमुलेट हो जाती है और फ्रूट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। तो इसमें जो ओवेरी है वो डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसलिए ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम दी ओवेरी। ये फ्रूट्स कौन से हैं, जो कि ओवेरी से डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिकॉज हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स स्टिमुलेट ओवेरी ग्रोथ इवन इन द absence of developing seeds. Seeds offer several advantages to angiosperms. इसके अलावा सीड्स के एंजियोस्पर्म्स के अंदर बहुत सारे एडवांटेज और भी हैं। जैसे कि हमने अलगी के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं। और मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं उनको स्विम करने के लिए वाटर की नीड होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस तरह गैमेट्स को स्विम करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। तो आप समझ गए होंगे एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट्स को स्विम करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू ही एग तक जाते हैं। सिंस मेल गैमेट्स डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजेशन इज़ मोर लाइकली टू अकर सक्सेसफुली। तो इसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है मेल गैमेट्स को जाने के लिए, इसलिए इसमें फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल मीन्स मोर रिलायबल मीन्स सीड्स आर मोर लाइकली टू फॉर्म सक्सेसफुली, यानी सीड्स के बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अनदर एरियाज। तो सीड्स की जैसे हमने बात की कि जो बर्ड्स हैं वो किसी फ्रूट को खाते हैं और कहीं पर जाके जो वेस्ट जिसे हम कह सकते हैं कि जो उनका फीकल मैटर है जहाँ पर वो डालते हैं उसको, जिसको
वहाँ से जो सीड है वे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह बर्ड ने या किसी एनिमल ने फ्रूट को एक जगह खाया, लेकिन उस फ्रूट का जो सीड्स का डिस्पर्सल है वो अलग अलग हैबिटेट्स में हो जाता है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड until they are capable of photosynthesis on their own। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, अलगी की, तो उसके अंदर अगर वाटर नहीं है तो फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर फूड जो सीड है उसका एक और एडवांटेज है, और वो ये है कि उनके अंदर फूड रिज़र्व होता है। तो जो यंग सीडलिंग होगा वो उसको नरिशमेंट के लिए, जो उसका एंडोस्पर्म वगैरह है, फूड रिज़र्व है, वहाँ से उसको नरिशमेंट मिल जाएगा until they are capable of photosynthesis on their own। जब तक उसमें लीव्स नहीं आती, जब तक वो फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर पाएगा, तब तक जो एंडोस्पर्म है वहाँ से उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, और जो यंग एम्ब्रियो है सीड के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। किससे? हार्ड सीड कोट से प्रोटेक्शन मिलेगी। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक फाइनल प्रोडक्ट है। दे जनरेट न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन, तो इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादातर देखने को मिलती है, और अगर क्रॉस पोलिनेशन होगी तो न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस होंगे लीडिंग टू वेरिएशंस, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अडेप्ट हो पाएंगे। सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, साथ में हम जानते हैं हमारी एग्रीकल्चर में भी जो सीड है वो इसका बेसिक पार्ट है। तो सीड को जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया जाता है क्रॉप्स के लिए। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। हम जो सीड्स हैं हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डोरमेंसी का एक फ़ीचर है कि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक जो सीड है वो डोरमेंसी के अंदर रहेगा। तो इस वजह से सीड्स को स्टोर करना काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट, वायबिलिटी ऑफ द सीड्स, यानी कि इनकी अगर हम एक्सपायरी की बात करें या इनका लाइफ की बात करें, दिस पीरियड अगेन वेरीज़ ग्रेटली। ये भी पीरियड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अलग अलग है। पोलन के अंदर भी हमने देखा था कुछ पोलन कुछ डेज़ के अंदर ही ख़त्म हो सकते हैं, कुछ पोलन कुछ वीक्स लेते हैं, कुछ पोलन कुछ मंथ लेते हैं। इसी तरह सीड्स के अंदर भी जो इनका पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। इन अ फ्यू स्पीसीज़ द सीड्स लूज़ वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के अंदर अगर वो सीड्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो सीड ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़ लिव फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ सीड कुछ सालों तक भी रह सकते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स, जो कि कई हज़ार साल पुराने हैं और लेकिन वे अभी भी वायबल हैं। The oldest is that of a lupine, Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. तो 10,000 साल का इसका देखा गया है कि वो इतना पुराना सीड है, लेकिन वो भी क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया और उसके अंदर फ्लावर भी आ चुके हैं। A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, Phoenix dactylifera, discovered during archaeological excavation at King Herod's Palace near the Dead Sea। तो एक खजूर के पेड़ का जो बीज है वो भी मिला है, जो कि 2000 साल पुराना माना जाता है और जो ग्रो कर चुका है। नेक्स्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी, वी विल कवर in the next video. Thank you very much.